नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र पंचोली आज आपका फिर से जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। अपना जो सूफी काव्य का अध्याय चल रहा था उसको हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं। कल हमारी बातें हो चुकी थी जिनमें से हमने कल सूफी साधना के 4 अवस्थाएं और 7 पड़ावों के बारे में हमने बात की थी कि सूफी साधना में जो भी सूफी मतावलंबी हैं वो इस साधना को प्राप्त करके हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं, जिनमें हमने शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, इनके बारे में हमने बात की थी। और इसके ठीक बाद हमने 7 पड़ावों के बारे में बात की थी, जिनमें से परीक्षा में जो उसके उर्दू भाषा के से संबंधित जो पड़ाव थे उनकी हमने बात की थी, और उसके अलावा दूसरे 7 पड़ावों की हमने बात की। दोनों चरणों को हमने देखा था। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं। अब हम रचनाओं की बात करेंगे, क्योंकि सूफी काव्य में जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सूफी काव्य की रचना के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पर एक एक रचना के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। देखिए, सूफी काव्य के तहत प्रश्न बनता है कि सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना जाए। प्रथम रचना किसे माना जाए। सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना जाए, यहां पर एक को न मान करके विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। हम एक रचना को नहीं मान सकते। यहां पर जो प्रश्न बनते हैं, यहां जो प्रश्न बनने वाले हैं उनमें सूफी काव्य की रचना को लेकर के बात की जाती है, और सूफी काव्य की रचनाएं पहली रचना किसे माने, विद्वानों ने अलग अलग रचनाएं मानी है, और जो प्रश्न बनता है परीक्षा में वो भी विद्वानों के अनुसार आएगा। आपसे यदि मैं वो भी बताऊंगा कि यदि प्रथम रचना पूछे, काल क्रमानुसार पूछे, या सूफी काव्य की पूछे, या अखंडित परंपरा की पूछे, या प्रेमाख्यान परंपरा की पूछे, तो वो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन विद्वानों का मत देकर के अगर हमसे पूछते हैं तो उसमें हम इस प्रकार जवाब देंगे। अजय जी हमसे जुड़ चुके हैं, नमस्कार अजय। अब हम बात करते हैं, गुड आफ्टरनून। अब हम बात करते हैं सूफी रचनाओं की, जिनमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हंसावली। सूफी काव्यों में हंसावली प्रथम रचना है, ऐसा मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त सूफी विद्वानों में जो हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं उनमें डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपति चंद्र गुप्त ये विद्वान हैं जो हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं। दूसरे हम बात करते हैं चंदायन। चंदायन को किसने प्रथम रचना माना है? चंदायन को प्रथम रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो यहां पर 2 रचनाओं का मैंने बात की कि हंसावली को प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, जबकि चंदायन को प्रथम रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। बात अभी तक रुकी नहीं, बात और आगे बढ़ती है और बात आती है सत्यवती की। सत्यवती जो रचना है उसको प्रथम रचना मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सत्यवती कथा कर सकते हैं इसको आप, सत्यवती कथा है ना। तो ये सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मीराजीता नमस्ते, शकुंतला नमस्ते। आगे हम बात करते हैं। देखिए, एक रचना का और आपको ध्यान रखना है
4 रचना ऐसी है जिनको आपको प्रथम काव्य के बारे में हम बात करते हैं। शुक्ल जी वेरी गुड। शकुंतला ने आगे होके जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। शुक्ल जी किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल किसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं? बिल्कुल, कौन सी मानते हैं? मृगावती। ठीक है, मृगावती को आचार्य शुक्ल प्रथम सूफी रचना मानते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने 4 चीजें हैं, चारों को आपको याद करना है। चारों के अलावा कोई मत नहीं बनता। सिर्फ प्रथम रचना मानने वाले 4 विद्वान हैं, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। ठीक है, ये 4 विद्वान हैं। और आपके पास इधर रचना है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा और मृगावती। तो यहाँ पर जो हंसावली है इसको डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, चंदायन को डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और मृगावती को आचार्य शुक्ल मानते हैं। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ 3 प्रश्न। ठीक है, 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। दिलीप नमस्कार भैया, नमस्ते। लाहिरी डोभाल गुड आफ्टरनून। अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं या मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए कि इन बातों के बाद में हमारा यहां पर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न होता है कि काल क्रमानुसार प्रथम सूफी रचना। यदि आपको जवाब आता है तो आप जवाब लिख के बताइए जल्दी से, जब तक मैं प्रश्न पूरा करूं। काल क्रमानुसार प्रथम सूफी रचना किसे माना गया है? किसे माना गया है? नंबर 1। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की प्रथम रचना कौन सी है? थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिए प्रश्न पे। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की प्रथम रचना कौन सी है? और यदि अगर मैं भाषा को परिवर्तित करके या भाषा को आधार बनाकर के पूछूं कि ब्रज भाषा में रचित प्रथम सूफी रचना कौन सी है? क्या है दोस्तों? भाषा को आधार बनाया गया है, ब्रज भाषा में रचित प्रथम सूफी रचना कौन सी है? ये प्रश्न है, यहां पर इनका जवाब देना है। ठीक है, चंदायन। ठीक है, नीतू शर्मा गुड आफ्टरनून। अब हम बात करते हैं कि काल क्रमानुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है। काल क्रमानुसार पूछ रहे हैं यहां पर, तो इस क्रम के अनुसार कौन सी है बताइए। काल क्रमानुसार जो रचना आएगी वो आएगी आपके हंसावली और हंसावली का सन है 1370। अभी मैं आपको याद करवाने वाला हूं, चिंता मत करिए। अभी मैं आपको पूरे सूफी प्रेमाख्यान याद करवाता हूं, उनके लेखक याद करवाऊंगा, उनका सन याद करवाऊंगा और उनके जो नायक नायिका है उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरे में शकुंतला बता रही है सत्यवती कथा। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की प्रथम रचना कौन सी है? नहीं, उधर इतने आगे नहीं चलना अपने को। सत्यवती कथा बाद में आती है, उससे पहले जो इसके ठीक बाद आती है वो है चंदायन। कौन सी रचना है? चंदायन। और चंदायन है 1379 की। अगर बात करते हैं ब्रज भाषा में रचित प्रथम सूफी रचना, तो यहां पर अपन करेंगे रूप मंजरी। कौन सी है? रूप मंजरी। और रूप मंजरी के लेखक कौन है? नंददास।
ठीक है, ये एकमात्र रचना है जो सूफी प्रेमाख्यानों में ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इखम सेन क्या शकुन, ठीक है। अब देखिए इधर, काल क्रमानुसार प्रथम सूफी रचना यदि आपसे पूछते हैं तो वो है हंसावली। इसको याद कर लीजिए, लॉक कर लीजिए कि पहली सूफी रचना यहीं से प्रारंभ होती है। 1370 से प्रथम सूफी रचना हम पढ़ते हैं। इसके बाद बिल्कुल सही 1370, और इसके ठीक बाद दूसरी रचना जो काल क्रमानुसार हम पढ़ेंगे वो है 1379 की, जिसका नाम है चंदायन। और चंदायन को कहते हैं कि ये हिंदी की सूफी, यदि सूफी शब्द जुड़ जाए, सूफी प्रेमाख्यान पहला माना गया है चंदायन 1379 का। अगर ब्रज भाषा की बात करें कि ब्रज भाषा में कौन सी है, तो हमारा जवाब होगा रूप मंजरी, जिसके लेखक कौन है, नंददास। तो यहाँ पर मैंने पहली अभी तक 10-15 मिनट की अपनी जो चर्चा हुई उसमें मैंने प्रथम सूफी रचना के बारे में आपसे चर्चा की। प्रथम सूफी रचना 4 रचनाएं मानी जाती है, 4 विद्वान अलग अलग रचना मानते हैं, जिसमें पहली मैंने आपको बताई हंसावली, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा। प्रथम मैंने आपको बताई हंसावली को डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई चंदायन, और चंदायन को डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। तीसरी मैंने आपको बताई सत्यवती कथा, और सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और चौथी जिसके बारे में हमने बात की थी, वो चौथी रचना है मृगावती, और मृगावती को कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम बात करते हैं उसके बाद में कि अलग अलग प्रश्न की बात करें तो काल क्रमानुसार प्रथम सूफी रचना हंसावली है बालकों, जबकि दूसरी जो अगर पूछे कि हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों की प्रथम रचना पूछे काल क्रम न दे करके, तो हम उसका जवाब देंगे चंदायन। अगर हमसे ब्रज भाषा की प्रथम सूफी रचना पूछे तो हम उसका जवाब देंगे रूप मंजरी। ये 2 बातों के बारे में मैंने चर्चा की आपसे, प्रथम रचना को लेकर के और प्रथम रचना मानने वाले विद्वानों को लेकर के। क्या हम आगे बढ़ें? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? मान सिंह, गुड आफ्टरनून भाई। बिल्कुल नमस्कार। बिल्कुल आप लगातार रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपको अपने आप को देखना है, अपना अवलोकन करना है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, सूफी काव्य की प्रथम रचना की हम बात करते तो हंसावली का आपने अभी बात की थी कि हंसावली कौन सी है। हंसावली को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त ने। आपको आ गया, याद हुआ या नहीं हुआ? याद हुआ। आगे चलते हैं। चंदायन को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। यही याद किया था आपने, अभी बात हुई थी अपने। सत्यवती कथा को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यही सीखा अभी, ओके। मृगावती को किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। यही याद किया था। चलो, जब हमने इन चारों के बारे में बात की तो हमारे पास में 3 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक चीज को लेकर के। क्या कि हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य किसे माना गया है? हंसावली को। यदि इसमें कालक्रम अगर आपसे पूछा जाता है कि काल क्रमानुसार कौन सा है, तो भी जवाब यही होगा, और प्रथम देकर के पूछे तो भी जवाब यही होगा। लेकिन हिंदी का प्रथम सूफी अगर शब्द जुड़ जाता है, कौन सा? सूफी शब्द जुड़ जाता है, सूफी प्रेमाख्यान किसे माना गया है, तो यहाँ पर चंदायन होगा 1379 ईस्वी का। अगर ब्रज भाषा की बात करें, किसकी बात करें? ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा की अगर बात करते हैं तो हमारा जवाब होगा नंददास कृत रूप मंजरी। यहां तक हमने बात की। आगे यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। चलिए आगे चलते हैं। सूफी काव्य में अवधी, राजस्थानी, देखिए सूफी काव्य में अवधी, राजस्थानी, फारसी और ब्रज चारों भाषाओं में रचनाएं की गई, जो इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रचनाएं हैं इनमें आपको 4 चीज़ें याद करनी है। याद क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हूबहू इनके क्रम को लेकर के प्रश्न बनता है। ठीक है, इनकी नायक नायिकाओं को लेकर के प्रश्न बनता है,
इनके लेखकों को लेकर के प्रश्न बनता है कि सुमेलित करिए किसने कौन सी रचना लिखी। तो यहाँ पर जितने भी सूफी प्रेमाख्यान हैं उनका हमें सन के साथ में उनके लेखक, रचनाकार के साथ में उनकी भाषा कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई, और भाषा के साथ में हमें उनके नायक नायिकाओं का भी चर्चा करनी है और नायक नायिकाओं को भी याद करना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रचनाएं आपको दे रखी है उन रचनाओं में एक बार देखिए, आपने सूफी रचना का नाम है, फिर आपको सन है, रचनाकार है, भाषा और उसकी नायक नायिका है। तो यहाँ पर बताने के साथ आपको मुझे लग रहा है कि याद नहीं होगा। इसके आगे देखिए, इस तरह अपनी ये 5वीं, 6ठी, 11वीं, 10वीं, 12वीं इस तरह की ये रचनाएं हैं। और एक स्लाइड और है इनकी, इस तरह से ये पूरी 19 रचनाएं होती है। तो क्या देखने मात्र से आपको याद हो गई? यदि याद हो गई तो आगे चलें या फिर इसको पढ़ाएं? अपन पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इस तरह से स्लाइड पर देखने से कभी आपको याद नहीं हो सकती, हम इनके बारे में एक एक रचना के बारे में चर्चा करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। यहां पर अब हम बात करते हैं प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान। प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान, प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान, ठीक है। अब देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि कोई भी बड़ी चीज या बड़ी सारणी आपके सामने है, आपको कोई लंबी टेबल याद करनी है तो उससे एक साथ मत भिड़िए। एक साथ यदि आप उसको याद करना चाहते हैं तो आपको याद नहीं हो पाती, मुश्किल होती है। उसको आप टुकड़ों में याद करिए, छोटे छोटे उसके समूह बनाइए और एक समूह याद करके उसको साइड में हटा दीजिए। फिर आइए आप दूसरे समूह पे, फिर उसको याद करके उसको साइड में हटा दीजिए। फिर आइए तीसरे समूह पे। इस तरह से उसके समूह बना करके आप याद करेंगे। 3-4 समूह में तो बहुत लंबी टेबल हो जाती है। फिर जब आपको तीनों चारों समूह याद हो जाए तो फिर आप उनको समूह अनुसार लिखिए। फिर आप देखेंगे कि आपको कितनी बड़ी सारणी याद हो गई। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैंने इतना कुछ याद कर लिया, आपको खुशी होगी। तो उसी पद्धति को हम अपनाते हैं और उसी तरह से मैं आपको याद करवाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, यहां पर पहली बार मैं लिख रहा हूं हंसा, चंदा, लखन, सत्ते, मृग माधव। क्योंकि हमारे बोर्ड पर लगभग ऐसे समूह में टुकड़े में आएगी, पूरी हम 19 तो एक साथ लिख नहीं सकते, तो हम इनका विभाजन करके हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो हमने याद किया उसमें कहने आपको याद कैसे करना है, इनके 2-2 के ग्रुप बनाने हैं और आपको बोलना है हंसा, चंदा, लखन, सत्ते, मृग माधव। 6 रचनाएं आपके पास है। हंसा से होता है हंसावली, चंदा से होता है चंदायन, लखन से होता है लखन सेन, लखन सेन पद्मावती कथा, लखन सेन पद्मावती कथा। सत्ते से होगा सत्यवती कथा, मृग से होगा मृगावती। कौन सी रचना आएगी? मृगावती। और माधव से आपको याद करना है माधवानल, माधवानल, काम कंदला। कितनी रचनाएं हो गई बालकों? हमारे पास में 6 रचनाएं आ चुकी। सूफी प्रेमाख्यानों की हमने 6 रचनाओं के नाम लिखे और उनमें हमने पहली 6 रचनाएं याद करने का प्रयास किया, जिसका हम याद कर रहे हैं हंसा, चंदा, लखन, सत्ते, मृग माधव। मृग माधव देखिए यहाँ पर उच्चारण में समरूपता है, मृग माधव। तो मृग माधव याद हुआ, ठीक है। इधर दोनों नायिकाओं के नाम है हंसा, चंदा, दोनों सेम समरूप नाम लग रहे हैं अपने को, हंसा, चंदा, ठीक है। हंसा, चंदा के बाद में लखन, सत्ते, इस तरह से लखन, सत्ते। तो हमारे पास में जो प्रारंभिक 6 रचनाएं हैं उनको हमने याद किया, हंसा, चंदा, लखन, सत्ते, मृग माधव। जब आपको ये 6 रचनाएं याद हो गई तो अब हम याद करते हैं इनके सन के बारे में। तो देखिए,
सन की बात करें तो सन यहाँ पर होगा 1370। 1370 के बाद में इसका सन होगा 1379। 1379 के बाद में इसका सन होगा 1459। 1459 के बाद में इसका सन होगा 1501। 1501 के बाद में इसका सन होगा 1503 और 1503 के बाद में इसका सन होगा 1527। ठीक है, ये हमने बात की इनके सन की। ये भी हम अभी याद करेंगे कि किस प्रकार हमें सन याद करना है। तो देखिए, इनके सामने ये आपने इनका सन लिख दिया। भाषा की बात हम करेंगे। भाषा में अधिकतर इनकी राजस्थानी भाषा की रचना यदि आप अलग निकाल लेते हो तो एक में ब्रज है और एक आध में अवधि है, बाकी सब में बाकी केवल ब्रज की है, बाकी सब में अवधि है। एक फारसी है, एक फारसी के अलावा एक ब्रज की है, बाकी सब में अवधि है। राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं हैं, 4 रचनाएं, उनका मैं आपसे अलग से कोडिंग करवा दूंगा। तो ऐसा रचना के साथ में आप भाषा के चक्कर में ना पड़ें कि किस रचना के साथ में कौन सी भाषा है, क्योंकि सभी रचनाओं को हम एक साइड में एक जगह करके बिल्कुल अलग सेपरेट कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं हैं यदि वो हमें याद है तो बाकी सब में हमें अवधि करनी है। एक जो अभी हमने जिक्र किया था वो नंददास वाली जो रूप मंजरी है वो ब्रज की है, बाकी सभी अवधि की है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए 1370 और 1379 ये दोनों क्रम आप जुड़वा याद करिए, जैसे आपने हंसा चंदा याद किया था। तो हंसा चंदा के साथ में हमारा 1370 और 79 याद हो गया आपको। जब हंसा चंदा याद हो गई तो लखन सत्य के साथ में देखिए 1459 और 1501 का आंकड़ा आ रहा है। तो 1459 और 1501 का आंकड़ा आ रहा है। इसमें आप क्या करेंगे कि जिस तरह ये इस तरह से अगर इनकी गणना करें तो जैसे 3 + 7 = 10, ठीक है, 5 + 5 = 10, 2 + 8 = 10, 1 + 9 = 10। तो जिस तरह ये आपको ये राउंड फिगर जिसको हम बोलते हैं ये आंकड़ा चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 59 है। 59 के बाद में 1 लगाओगे तो आपका राउंड फिगर हो गया। तो इधर जैसे 59 किया तो आपको 1 का सन याद आ जाएगा कि 1459 के बाद में 1501 आने वाली है। तो ये सीधा जो आपका दशक का है ये बिल्कुल सही, ये दोनों सन दोनों जुड़वा हो गए। इसी तरह 1503 के बाद में आप 27 याद रखें कि 1503 के बाद में जैसे 27 + 3 बिल्कुल ये आपके 30 हो गए, ये सीधा राउंड फिगर में हो गया। तो 3 के बाद में 27 का आंकड़ा जुड़ रहा है कि 1503 के बाद में मुझे 27 याद रखने, 3 27 सीधा 10 वाला मामला क्लियर है। 1 और 9 ये 10 क्लियर है राउंड फिगर में, ये अलग से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 6 रचनाओं के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, जिनमें से इनका हमने नाम पढ़ा, इस नाम के साथ में हमने इनका सन पढ़ा और सन के साथ में अब हम बात करने वाले हैं इनके नायक नायिकाओं की। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ नायक नायिका। ये जो आपकी रचना हंसावली, इस हंसावली की नायिका खुद हंसावली है। हंसा नायिका खुद हंसा इसकी नायिका है। ये वली तो किताब के नाम है, हंसावली इसकी व्याख्यान आख्यान का नाम है। नायिका हंसा है और इसका जो नायक है वो राजकुमार है। नाम नहीं उल्लेखित है उसका, केवल राजकुमार हम पढ़ते हैं, हंसा और राजकुमार। हंसावली जो रचना है, इस हंसावली रचना का जो नायक है वो राजकुमार है और नायिका कौन सी है इसकी? हंसा है। हंसा के बाद में हम बात करते हैं चंदा की। ठीक है साहब, चंदा की बात करें तो चंदा का जो नायक होगा वो होगा लोरिक देव। कौन सा देव? लोरिक देव और चंदा। ये आप नोट कर लीजिए साथ में अपनी नोटबुक में कि हंसा का जो नायक है वो राजकुमार है और चंदा का नायक लोरिक देव है। लखन सेन पद्मावती की बात करें तो यहाँ पर नायक नायिका दोनों का नाम उल्लेख है। लखन सेन इसका नायक है, पद्मावती इसकी नायिका है। क्लियर है रचना में ही? लखन सेन इसका नायक है, पद्मावती इसकी नायिका है। अब बात करते हैं सत्यवती। तो आपको पता है कि ऋतुपर्ण नाम का नायक है ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण और नायिका आपकी सत्यवती। आपको जब मैंने सूफी आख्यानों की प्रवृत्तियां पढ़ाई थी तब वहां पर हमने बात की थी कि ये प्रेमाख्यान इनकी नायिकाओं के नाम पर ही लिखे गए हैं। तो जो रचना का नाम है उसी में से नायिका का नाम छिपा हुआ है।
तो यहाँ पर सत्यवती नायिका का नाम है और इसका नायक ऋतुपर्ण है। और ऋतुपर्ण और सत्यवती की बात करेंगे हम विस्तार से, थोड़ी सी इनके बारे में। यहाँ पर इतना ही बताऊंगा कि इनके बारे में पहली जो मुख्य प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सूफी प्रेमाख्यान में वह ऋतुपर्ण और सत्यवती ऐसे नायक नायिका हैं जिनको प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के लिए जाना जाता है। प्रथम दर्शन जन्य प्रेम आप समझते हो, जिसे आप कहते हो पहली नज़र में प्यार होना, देखते ही प्यार हो जाना। तो प्रथम दर्शन जन्य प्यार को ऋतुपर्ण और सत्यवती के लिए जाना जाता है। हम इनकी बातें विस्तृत, इनके बारे में, इनका छंद कौन सा है, इनका लेखन शैली क्या रही, इनमें विशेष बात क्या है, इनकी कहानी कथा क्या है, हम इनके जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी मेरा उद्देश्य है कि यदि मैं एक एक को पढ़ा दूंगा तो आप बोर हो जाओगे और बिल्कुल एक एक रचना के बारे में आपको ये क्रम कभी याद नहीं होने वाला। इसलिए पहले मैं क्रम याद करवाता हूँ, उसके बाद में एक एक रचना की चर्चा करूँगा विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर हमने 6 रचनाओं की चर्चा करी। माधवानंद कामकंदला, देखिए हमारी जो अगली रचना है, उस अगली रचना का जो नायक है वो नायक है माधव। नाम नायक और नायिका दोनों का दे रखा है। माधव उसका नायक है और नायिका का नाम है कामकंदला। दोनों ही आ गए भाई इसमें, आपको अन्यथा कोई मेहनत नहीं करनी। अब बताइए, नायक नायिका में तो आपकी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये तो आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गए, क्योंकि नायिका तो खुद है बस केवल, और दो इसमें तो राजकुमार, 2-3 रचनाएं ऐसी है जिनके नायक का नामोल्लेख नहीं है, केवल आपको राजकुमारी ही लिखना है वहाँ पे। अब यहाँ पर 2 रचनाएं, जैसे लखन सेन आ गई, पद्मावती आ गई, माधव आ गया, कामकंदला आ गई, इनमें नायक नायिका दोनों ही दे रखे हैं। तो आप इसको अन्यथा क्यों ले रहे हो, इस तरह से क्यों सोचते हो कि नायक नायिका हमसे गलती हो जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताइए, 6 रचनाओं का मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की, क्या 6 रचनाएं यदि क्लियर है तो आगे 7वीं के बारे में बात करें? बताइए जल्दी से, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि ये क्लियर हुई या इनमें कोई और बात आपको याद करनी है। भाषा की बात मैं एक साथ करने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं करने वाला, क्योंकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब हम 19-20 रचना पढ़ लेंगे पूरी, तो एक सूत्र में सिर्फ राजस्थानी भाषा की रचना अलग करनी है, एक ब्रज की अलग करनी है, बाकी सब में अवधि डालनी है। तो यहाँ क्यों बिना मतलब अपन अपने मैटर को ज़्यादा क्लिष्ट बनाएं, ठीक है। तो आगे हम बात करना चाहेंगे अगली रचना के बारे में। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे हम बात करते हैं। पहली जो आपने याद करी, मैं उसको पुनः बता देना चाहूंगा कि पहली जो 6 रचना थी वो 6 रचना थी हंसा चंदा लखन सत्य मृग माधव। बताइए कितनी हुई? हंसा चंदा लखन सत्य मृग माधव। अब हम बात करने वाले हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में 7वें नंबर पे एक रचना आती है पद्मावती। पद्मावत के लेखक हैं जायसी। पद्मावत के लेखक जायसी है। इसका सन है 1540। और इसके जो नायक नायिका वो आप जानते हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं रतन सेन और पद्मावती। इस रचना को आप कोई सूत्र में मत लीजिए, इसको सिंगल याद करिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान है। इसको कोई सूत्र में नहीं डालना, इसको स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री होकर के याद करना है, ठीक है। नहीं, 1542 आप बता रहे हो, इसमें 1540 आचार्य शुक्ल ने भी 40 माना है। 1540, हालांकि ये जो 1540 है ये एकदम हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सटीक है, लेकिन इसके जो आख्यान मिले हैं, इसके जो ऐतिहासिक पात्र मिले हैं, उनमें सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से इसका सन 1540 माना है, ठीक है। और 1540 कई बार परीक्षा में आ भी गया और सही भी माना गया है कालक्रम को लेकर के। हाँ, ये बता दूं मैं कि ऐसी रचनाएं जिनका कालक्रम निश्चित नहीं है, जैसे नूर मोहम्मद की आप अनुराग बांसुरी की बात करेंगे तो वहाँ पर जिनका हम कह सकते हैं कि इन 50-60 सालों में या सदी के उत्तरार्ध में या सदी के पूर्वार्ध में इस रचना का मतलब कृति का रचना हुई है,
तो वहां पर जो क्रम आता है ना, वो क्रम 100 सालों का, जैसे अपने को पहले दे दी हंसावली दे दी, अब अपने को पता है कि हंसावली कौन से सन की है, 14वीं सदी की है, 14वीं सदी की है, मतलब 13वीं सदी उत्तरार्ध की है। फिर हमें पद्मावत दे दी। अब पद्मावत हमें पता है कि जो पद्मावती रचना है, इसको सही लिखता हूं मैं, पद्मावती रचना है, ये पद्मावती रचना 15वीं सदी की रचना है। ठीक है, फिर हमें दे दी मधुमालती दे दी, मधुमालती दे दी। हालांकि मधुमालती और पद्मावती में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 1545 की है, तो यहाँ पर ये भी 15वीं सदी की रचना है। और फिर अनुराग बांसुरी दे दी, अनुराग बांसुरी 17वीं सदी की रचना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई ऐसी रचना जिसके बारे में उसके सन को 1540 हो या 50 हो, तो एग्जामिनर जहाँ पर जिन रचनाओं का तुष्टिकरण नहीं हुआ, पुष्टिकरण नहीं हुआ, तो उनमें वो लगभग मत देते हैं, सदी को वो आधार बना लेते हैं, तो वहाँ से हमारा क्रम निश्चित होता है। तो ये नहीं, अगर केवल जैसे 40, 41, 42, 43 यदि इस क्रम में कोई रचना आने वाली है, तो वही रचना आएगी जिनका सन प्रमाणिक सर्वसम्मति से माना जा चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो वहाँ पर वो चीज़ आप उसको आधार बना करके अपने आप को परेशान मत करिए। ऐसी रचनाएं जिनका सन इतिहास में प्रामाणिक नहीं माना गया, तो उनको सदी के हिसाब से परीक्षक पूछता है, उनमें बिल्कुल फिक्स तथ्य वहाँ पर नहीं दिया जाता। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, सातवीं रचना पद्मावती है। पद्मावती के बारे में मैंने आपको बताया कि पद्मावत रचना के बारे में आपको कोई सूत्र याद नहीं करना। तो अब कितनी रचनाएं हो गई आपकी? 7 रचनाएं हो गई। ठीक है, प्रतीक खत्री, नमस्कार भाई मान सिंह सर, इनके काव्य का काल कैसे होगा? इनके काव्यों का कल कैसे होगा, मतलब इनके काव्यों का काल कैसे होगा? अभी हम बात करते हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है वो सभी शांत होगी। यहाँ पर पद्मावत है, पद्मावत के बारे में मैंने बात करी, तो पद्मावत में आपको याद रखना कि जायसी इसके कवि हैं, और जायसी के बाद में इसकी सन माना जाता है 1540। इसके लेखक हैं, इसके नायक है रतन सेन, और इसकी नायिका है पद्मावती। और ये तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट रहने वाली रचना है कि इसके ऊपर अभी पद्मावत जो फिल्म बनी थी, पद्मावत आपको फिल्म बनी थी, उस फिल्म का आधार लेकर के इतनी चर्चा में रही ये, तो उसका कहानी कथा वही तो है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, एक पूरी क्लास लग जाएगी पद्मावत के बारे में हम चर्चा करेंगे तब। ठीक है, तो पहले हम इनका क्रम ध्यान देते हैं, क्रम के साथ में जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी 7 रचनाएं क्लियर हो चुकी। अब हम बात करते हैं 8वीं रचना के बारे में। 8वीं रचना याद करने के लिए बालकों आपको याद करना है मरुच्छिताई। 8, 9 और 10, बस केवल यही सूत्र रहेगा आपका, आगे नहीं जाना, आपको आगे नहीं जाना, केवल मरुच्छिताई याद करना है। अब आपके सामने कितनी रचनाएं हो गई? 10 रचनाएं हो गई। 10 कौन कौन सी हो गई? देखिए, 6 पहले हो गई, एक हमने पद्मावत याद करी, और पद्मावत के बाद में हमने याद किया मरुच्छिताई। और मरुच्छिताई में आपको याद करना है मधुमालती। मधुमालती रू में आपको याद करना है रूप मंजरी, और छिताई में आपको लिखना है छिताई वार्ता, छिताई वार्ता। ठीक है, तो यहां पर मधुमालती की हम बात करते हैं। मधुमालती का सन है 1545, रूप मंजरी 1568, और छिताई वार्ता 1590। अब यहाँ पर लेखक की बात करें, अच्छा पहले हमारे लेखक की बात नहीं हुई, तो मान सिंह लेखक सर इनके काव्यों का काल कैसे होगा? लेखक की अगर आप बात करें तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, उनकी हम बात कर लेंगे। मधुमालती का जो लेखक है वो है मनोहर।
मधुमालती का लेखक कौन है? लेखक नहीं, नायक है ये तो। मधुमालती का लेखक है मंझन। मंझन। आपके रूप मंजरी के लेखक है नंददास। कौन है? नंददास। और आपके छिताई वार्ता के लेखक है नारायण दास। कौन है? नारायण दास। ठीक है, सन की बात हो गई, लेखक की बात हो गई, अब यहां पर रचना की बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी नायक नायिकाओं के बारे में। यहां पर कर लेते हैं बात नायक नायिका के बारे में। देखिए, मधुमालती खुद नायिका है और इसके नायक है मनोहर। मनोहर और मधुमालती ये इसके नायक नायिका हैं। रूप मंजरी, ये रूप मंजरी नायिका है और इसके नायक है कृष्ण। भगवान कृष्ण को लेकर के ये रचना लिखी गई है, तो रूप मंजरी के नायक है भगवान कृष्ण, मधुमालती के नायक है मनोहर, और जो छिताई है, इस छिताई नामक जो नायिका है, इसके आपके नायक हैं छिताई। इसको आप ढोल, आप लौकिक साहित्य में ढोल पढ़ते हैं, ढोला मारू, तो एक तो ढोल नामक नायक वो है लौकिक साहित्य में, जिसकी नायिका मारवणी और मालवणी है। एक ढोल ये है सूफी काव्य में, जिसकी नायिका छिताई है। तो दोनों ढोल अलग अलग हैं। वहाँ पर जो ढोला मारू है उसमें नायिका अलग है, वो काव्य लौकिक साहित्य का है, जबकि ये छिताई वार्ता का जो ढोल है ये समुद्रगढ़ का राजकुमार है और वो नरवर प्रदेश का राजकुमार था। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। तो छिताई वार्ता ये हो गई। अब आपकी कितनी रचनाएं हो गई? यहाँ पर आपने सबसे पहले याद करी हंसा चंदा। हंसा चंदा के बाद में आपने याद किया लखन सत्ते। लखन सत्ते के बाद में आपने याद किया मृग माधव। ठीक है, इसके बाद में आपने एक सिंगल रचना याद करी पद्मावत। वो सिंगल इसलिए है कि वो सिंगल ही याद हो जाती है, इतनी महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्व वाली रचना सूफी काव्य की। तो यहाँ पर कोई इसको बिल्कुल फ्री कर दीजिए, ये पद्मावत है। पद्मावत के बाद में आपने एक सूत्र याद किया मरु छिताई। मरु छिताई। मरु छिताई में आपने कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी? मैं से मधुमालती, रू से रूप मंजरी और छिताई से छिताई वार्ता। आगे हम बात करते हैं इन रचनाओं के बाद में। आगे की हमारी जो रचना है वो है चिर ज्ञान का पुहुप। देखिए दोस्तों, अभी याद होने वाली आपको सारी रचनाएं। चिर ज्ञान का पुहुप। चिर ज्ञान का पुहुप, इस तरह से ये रचना याद होने वाली है। पहली अपनी कितनी रचना हो गई थी? 10 हो गई थी करीब। ये 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं ये रचना है। अब इनका नामकरण कैसे करना है? देखिए, इनके नाम में आपको याद रखना है चित्रावली। चित्रावली, क्योंकि नाम तो याद रखना ही होगा आपको। ये तो केवल एक कोडिंग है ताकि रचनाओं का क्रम भंग नहीं हो। नाम आपको विषय अपने अपने तरीके से याद रखना है ताकि क्रम भंग नहीं हो। एक तो एक लिंक है छोटा सा, ताकि हमें रचना पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो चिर ज्ञान का पुहुप। रस से हम यहाँ पे लेंगे रस रतन। रस रतन। ज्ञान से हम यहाँ पर रचना लेंगे ज्ञानदीप। और कहाँ से यहाँ पर रचना लेंगे कामलता। और पुहुप से हम रचना लेंगे पुहुपावती। पुहुपावती। तो अब यहाँ पर इन रचनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। अब आपका ये तीसरा सूत्र चल रहा है। पहला सूत्र है हंसा चंदा लखन सत्ते मृग माधव। दूसरा सूत्र है मरु छिताई। तीसरा सूत्र है चिर ज्ञान का पुहुप। चिर ज्ञान के पुहुप में आपको ये रचनाएं आपके सामने है। यहाँ पर बात करते हैं हम इनके सन की बात कर लेते हैं पहले। तो सन की बात करें तो चित्रावली का सन आएगा 1613। 1613 चित्रावली के बाद में 1618 है रस रतन का। आपके ज्ञानदीप का 1619 है और आपके कामलता का 1621 है। 1621 और पुहुपावती का 1669 है। तो ये आपके सन याद हो गए। सन में क्या समरूपता है कि यहाँ पर सारी बात 1600 में आ रही है, सबके 1600 है।
तो यहाँ पर आप इस सूत्र में याद कर सकते हैं 13, 18, 19 दोनों लगातार हैं, फिर 21 है, फिर 69 है। तो सारे ये जो सन आ रहे हैं 1600 सदी के आ रहे हैं, 16वीं सदी के आ रहे हैं। तो यहाँ पर चित्रावली हो गई, रसरतन, ज्ञानदीप, कामलता, पुहपावती। अब हम बात करते हैं इनके रचनाकारों की। देखिए चित्रावली का जो रचनाकार है वो है उस्मान। कौन है? उस्मान। रसरतन का रचनाकार है पुहकर। पुहकर। ज्ञानदीप के जो रचनाकार है वो है शेख नवी। कौन है? शेख नवी। आपके कामलता है, कामलता के जो रचनाकार है वो है जानकवि। जानकवि। और पुहपावती, पुहपावती के जो रचनाकार है वो है दुखहरण दास। दुखहरण दास। क्लियर है? हमने पहले रचना याद करी, रचना के बाद में हमने सन याद किया। सन में क्या समरूपता है? सन में सभी 16वीं सदी के सन हैं। यहाँ पर 13, 18, 19 लगातार है, फिर 21 है, फिर 69 है। इनके लेखक की बात करें तो चित्रावली का जो लेखक है वो उस्मान है, रसरतन का लेखक पुहकर है, ज्ञानदीप का शेख नवी है, कामलता का जानकवि है और पुहपावती का लेखक है दुखहरण दास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मधुमालती, रूपमंजरी, छिताई वार्ता। हाँ ठीक है, तो मधुमालती, रूपमंजरी, छिताई वार्ता आप उनको बिल्कुल पूरे नाम से याद कर सकते हैं, मरुचिताई, या फिर उनका एक सूत्र बना सकते हैं। जैसा आप सहज समझे, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि टुकड़ों में याद करिए ताकि वो पूरी जो वोटर लिस्ट बनेगी वो आपके नज़रों के सामने हो, नहीं तो कैंडिडेट निकल जाएंगे वोटर लिस्ट में से अगर टुकड़ों में याद नहीं करोगे तो। ये है। अब जो पहले सूत्र के बाद में हमारा तीसरा सूत्र चल रहा है, अब हम बात करते हैं इनके नायक नायिका की। देखिए ये रचना मिटा देता हूं मैं, सूत्र वाली इधर से, नायक नायिका की बात करते हैं अपन। चित्रावली है, इस चित्रावली का जो नायक है, रचना तो आपको पता है, नायिका तो आपको पता है चित्रा है। भाई इसमें से वली हटा दो ना, लड़की का नाम निकाल लो। चित्रावली में से लड़की का नाम क्या निकलेगा? चित्रा निकलेगा। तो चित्रा है। अब चित्रा का जो नायक है वो है सुजान। उस्मान तो इसका क्या है? लेखक है, और सुजान नायक है। ये कई बार कंफ्यूज कर देता है कि उस्मान है या सुजान है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। बता देता हूं मैं आपको पहले ही कि कहाँ संभावना हो सकती है गलती की, कहाँ हम भ्रांति में पड़ जाते हैं। उस्मान लेखक है, सुजान नायक है। दोनों के नाम समान या उच्चारण समरूपता होने से हम भ्रांति में आ जाते हैं, उस्मान और सुजान। तो याद रखिएगा उस्मान चित्रावली का लेखक है जबकि सुजान इसका नायक है। अब हम आगे बात करते हैं रसरतन। रसरतन में आपको क्या करना है? जो रसरतन रचना है इसके लेखक पुहकर हैं और इसके नायक और नायिका दोनों का ही इसमें नाम नहीं है। इसको आप अलग से याद करिए। सोम, सोम तो हो जाएगा इसका नायक, और रंभा, रंभा हो जाएगी इसकी नायिका। तो ये आप अन्यथा नोट कर लीजिए, क्योंकि इतनी रचनाओं में तो सभी रचनाएं नायक के नायिका के नाम पर है, लेकिन रसरतन के जो सोम और रंभा है इनमें नायिका का नाम नहीं आ रहा। तो ये आप अन्यथा नोट कर लीजिए कि रसरतन की जो नायक और नायिका है वो सोम तो है नायक, सोम तो है नायक, और रंभा कौन है? नायिका। ये आप याद कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए, सोम और रंभा। अब हम बात करते हैं आगे की रचना की। ये मैं मिटा देता हूं। अपनी जो आगे की रचना वो है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप में आपको देवयानी याद करना। देवयानी, देवयानी आपकी नायिका है। देवयानी कौन है? नायिका है, और ज्ञानदीप इसका नायक है। अब यहां पर भी अलग चीज है कि ये पहली रचना है जिसका नामकरण नायक के नाम पर हुआ। कौन सी? ज्ञानदीप। इसकी नायिका देवयानी है, तो नायिका के नाम पर इस काव्य का नाम नहीं है। तो यहाँ पर ये अलग चीज है। सोमरंभा ऐसे थे कि न तो नायक का न नायिका का, दोनों के नाम पर ही काव्य का नामकरण नहीं हुआ, उसका रसरतन था। लेकिन ज्ञानदीप में नायक का नाम आ रहा है जबकि इसकी नायिका देवयानी है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक रचना के बारे में। सिर्फ यहाँ पर मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है कि पहले आप
अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर तो कमांड बनाइए, पहले रचनाओं को तो क्रमबद्ध याद करिए, उसके बाद में दूसरे चरण में फिर पढ़ना चाहिए कि इनके अंदर क्या चीज़ है। तो चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करिए। पहले सूफी काव्य पढ़ने से पहले आपको रचना का क्रम, रचना का नाम, रचना का लेखक और उसके नायक नायिका पर यदि आपकी कमांड बन जाती है तो सूफी काव्य पढ़ने में आपको मजा आएगा और आपको लगेगा कि सूफी काव्य में मेरी अच्छी कमांड है, मैं सूफी काव्य के प्रश्न आसानी से हल कर सकता हूं। तो जो अवधारणात्मक प्रश्न बनते हैं वो अवधारणात्मक प्रश्न भी कब दे पाओगे आप, जब आप तथ्यात्मक चीजों को ढंग से याद कर लोगे। तो इसी सिलसिले में मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। अब बात करते हैं अपन कामलता की। कामलता और जानकवि के कोई नायक नायिका का इसका जानकवि की कामलता और पूपावती के कोई नायक नायिका का उल्लेख नहीं है ज्ञानदीप तक। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न भी बनता है कि ये जो ज्ञानदीप है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा मैं अलग से नोट करवा दूंगा। यहाँ पर हमारा एक क्रम भंग हुआ, यहाँ पर हमारी एक कड़ी टूटी, और कड़ी क्या थी? ये कड़ी यह है कि प्रेम गाथा परंपरा, प्रेम गाथा परंपरा, प्रेम गाथा परंपरा की, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है? किस रचना से मानी जाती है? या फिर प्रश्न हो सकता है कि सूफी काव्य की वह रचना बताइए, वह अंतिम रचना बताइए जिससे प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। तो वो रचना हो जाएगी आपकी ज्ञानदीप। प्रेम गाथा परंपरा कैसे? जिसमें नायक और नायिका का बराबर वर्णन चल रहा है, बराबर उनके प्रेमाख्यान की चर्चा चल रही है, उनकी जो जीवनी है उनकी चर्चा चल रही है, दोनों का बराबर महत्व है। तो सूफी काव्य की प्रेम गाथा परंपरा खंडित होती है। तो यहाँ पे खंडित होती है क्योंकि ज्ञानदीप तक नायक नायिका का वर्णन होता है, लेकिन हम कामलता के बारे में बात करें तो यहाँ पर नायक नायिका न होकर के काम की जो स्थितियां हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर कोई प्रेम गाथा नहीं है कामलता में, जानकवि की रचना है। पूपावती में कोई प्रेम गाथा नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेम गाथा परंपरा की जो समाप्ति मानी जाती है वो कौन सी रचना से मानी जाती है? ज्ञानदीप से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक बराबर स्टोरियां बन रही थी, नायक और नायिका दोनों की कहानियां चल रही थी। लेकिन इस रचना के बाद वो क्रम भंग हो जाता है, वो क्रम टूट जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न को जन्म दे जाता है वो क्रम, और प्रश्न क्या बन जाता है कि सूफी काव्य में किस रचना तक या कौन सी रचना प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम रचना मानी जाती है? तो उसका जवाब होगा ज्ञानदीप। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न बना इसको नोट कर लीजिए आप अपनी भाषा में कोडिंग कर लीजिए। बाद में आप जब भी क्लास ऑफ हो उसको बाद में तसल्ली से उसको लिपिबद्ध कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे मैंने आपको पहले रचना बताई थी, इसी तरह के प्रश्न की बात कर रहे थे, जिसमें हंसावली में हमने प्रश्न निकाला था कि क्रमबद्ध यानी काल क्रमानुसार सूफी काव्य की पहली रचना कौन सी है। इसको देखिए, पहला प्रश्न मैंने बनाया, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्नों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका। अगर आपसे पूछ ले काल क्रमानुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना, आपसे पूछ ले कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान पहला कौन सा है? पहला सूफी प्रेमाख्यान आएगा। फिर आपसे ब्रजभाषा वाला प्रश्न मैंने आपसे बना के बताया था कि ब्रजभाषा की बात करें कि ब्रजभाषा का पहला सूफी प्रेमाख्यान। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि हमने इन पे चर्चा कर चुकी पहले। ठीक है, अभी अभी हमारा एक नया प्रश्न निकल कर के आया। वो प्रश्न मैं आपको आपके सामने फिर एक बार दोहरा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल आपकी मेमोरी में वो परमानेंट हो जाए कि प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है?
तो प्रेम गाथा परंपरा की जो अंतिम रचना हमारे सामने निकल करके आई थी वो कौन सी थी? ज्ञानदीप। ठीक है, इस तरह से आपके जब आप ये याद करोगे तो अपने आप प्रश्न हल होते रहेंगे और प्रश्न निकल करके आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आप लगभग 15 रचनाओं के बारे में बात कर चुके। अब हमारी 4 और रचनाएं हैं, उनके बारे में हम याद करते हैं। हस इंद्रा, माधव बांसुरी, हंस इंद्रा, माधव बांसुरी। तो यहां पर देखिए माधव भगवान कृष्ण और बांसुरी दोनों नाम जुड़ गए अपने आप में। हंस इंद्रा आप अलग याद रख लीजिए। तो 15 हो गई थी, 15 के बाद में ये हमारी 16वीं हो जाएगी, ये 17वीं हो जाएगी, ये 18वीं हो जाएगी और ये 19वीं हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 या 4 समूह में हमने इन रचनाओं को किया। इनके बारे में और बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हंस से आप लिखोगे हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। इंद्रा से आप लिखोगे इंद्रावती, माधव से आप लिखोगे माधवानल, माधवानल, कामकंदला। अब आप कहोगे सर माधवानंद कामकंदला अभी ऊपर भी तो आपने बताई थी ना, फिर इसका क्रम नीचे क्यों दे दिया दोबारा? और आपने काउंट भी किया, इसको गिनती में भी आपने लिया है। तो एक तो वो हो गई, एक ये हो गई, अभी 2 ही हुई है, अभी 2 और है, इसलिए 2 को भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं चारों को एक साथ बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं हम चारों के बारे में। बांसुरी में आप याद करिएगा अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। ठीक है, अब यहां पर बात करें सन की, तो इसका सन हो जाएगा 1527। इंद्रावती आपकी है 1556 की। माधवानंद कामकंदला आप करिए 1584 की है ये। और अनुराग बांसुरी ये एकदम अंतिम रचना मानी जाती है, 17वीं, 1752 के करीब है इसका सन। तो ये 17वीं सदी की है। बात इनके लेखक की कर लेते हैं। हंस जवाहिर, हंस जवाहिर के लेखक कासिम शाह। कासिम शाह कौन है? कासिम शाह। इंद्रावती के लेखक नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के लेखक नूर मोहम्मद है। और आपके ये जो माधवानंद कामकंदला है ये है आलम की। यहां लिख देता हूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं आलम। और अनुराग बांसुरी फिर आपके आ जाती है नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। तो यहां पर ये है। अब हम बात करते हैं इनके नायक नायिकाओं की। तो यहां पर देख लेते हैं, हंस से आप लेंगे हंस जवाहिर, इंदिरा से आप लेंगे इंद्रावती, माधव से आप लेंगे माधवानंद कामकंदला और बांसुरी से आप लेंगे अनुराग बांसुरी। अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो प्रश्न है कि सूफी अखंडित परंपरा की, प्रश्न यहाँ बन जाता है कि सूफी अखंडित परंपरा की अंतिम रचना क्या कह रहा है? ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न क्या कह रहा है? मिराजिता कह रही है आचार्य शुक्ल ने इंद्रावती को अंतिम रचना माना। बिल्कुल सही कहा मीरा ने, बिल्कुल सही कहा कि आचार्य शुक्ल ने इंद्रावती को अंतिम रचना माना है, यहीं पर इसकी मानी जाती है। लेकिन हम एक सामान्य बात करते हैं कि अखंडित परंपरा की अंतिम रचना पूछ ले। आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी अंतिम रचना? इंद्रावती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? इंद्रावती को माना है। लेकिन एक प्रश्न ये सामान्य निकल करके आता है कि सूफी काव्य की अखंडित परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है? अखंडित से मतलब क्या है?
अखंडित से मतलब यह है कि 18वीं 19वीं सदी में सूफी काव्य में और रचनाएं लिखी गई, एकाध रचना और मिलती है, बताएंगे उसके बारे में आपको, एकाध रचना और मिलती है, लेकिन बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया ना 2 सदियों का। तो वो जो सूफी काव्य की परंपरा चली आ रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लॉन्च हो रही थी, तो उस क्रम में बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया, बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो फिर खंड हो गया, मतलब टुकड़ा अलग हो गया। लेकिन जो ये सूफी काव्य लिखने की परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा की अंतिम रचना अनुराग बांसुरी है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अखंडित बोलेंगे, क्योंकि ये लगातार क्रमबद्ध चलती आ रही है, इसलिए ये अखंडित परंपरा की है। लेकिन यदि आपसे 19वीं सदी की कोई भी रचना देकर के आपसे पूछ ले कि बताइए ये सूफी काव्य की अंतिम रचना है क्या, तो आप उसे कहेंगे ये सूफी काव्य की अंतिम रचना है, लेकिन सूफी काव्य की अखंडित परंपरा की अंतिम रचना अनुराग बांसुरी है। क्या अनुराग बांसुरी के संदर्भ में मैंने आपको जो तथ्य बताया क्लियर हुआ क्या, बताइए। इंद्रावती का सन 1744 ही है मीरा जीता, बिल्कुल। मैंने कितना लिख दिया 1756, नहीं इंद्रावती 1744 की है भाई, सॉरी ये गलती से हो गया, 1744 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नहीं ये सन क्या, ये 1744 है, और एक मिनट इनके सन में ये 1752, 1584 माधवानंद कामकंदला, और हंस जवाहिर का भी सन है। आप ये 1527, ये पहले के सन तो नहीं रह गए, ये 1734 है। ये सन को एक बार आप ठीक कर लीजिए, 1744, 1734, ये 1584 ठीक है, ये 1752 ठीक है। अब हम बात करते हैं सूफी काव्य की अखंडित परंपरा की अंतिम रचना, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं माधवानंद कामकंदला के बारे में। क्योंकि ये रचना ऐसी है जो 2 बार तो हमारे काव्य में आती है, और 2 अलग लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा है। तो इन रचनाओं को लेकर के जो भ्रांति रही, वो भ्रांति क्या है मैं आपको एक बार में ही समझा देता हूं। पहले आप यहां पर लिखिए इनका क्रम, और यहां पे लिखिए माधवानल कामकंदला। ये सूफी काव्य में आती है भाई 4 जगह, और चारों को आप बिल्कुल तरीके से याद कर लीजिए ताकि कोई गलती नहीं होए। माधवानल कामकंदला, चारों अलग अलग है। एक और है माधवानंद कामकंदला, एक और है माधवानंद कामकंदला। माधवानल काम कंदला, ठीक है जी। यहां पर बात करते हैं लेखक की। लेखक कौन है? लेखक आएगा गणपति, यहां पर लेखक आएगा कुशललाभ, यहां पर लेखक आएगा आलम, और यहां पर लेखक आएगा बोधा। 4 रचनाएं हैं, चारों के लेखक अलग अलग हैं। पहली कामकंदला गणपति की है, फिर माधवानल की है, फिर माधवानल के बाद में माधवानल के कुशललाभ है, कुशललाभ के बाद में आलम है, और आलम के बाद में कौन है? बोधा है। अब बात करते हैं इनके सन की। देखिए सन की बात करें तो ये सन 1527 का है, ये 1556 का है, ये 1584 का है, और ये 1752 का है, ये 1752 का है।
तो यहाँ पर माधवानंद काम कंदला ये बोधा की है 1752 की, ये माधवानंद काम कंदला आलम की है 1584 की, ये माधवानंद काम कंदला कुशल लाभ की है 1556 की, और ये माधवानंद काम कंदला गणपति की है 1527 की। बात सन की हो गई, बात लेखक की हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा की। तो भाषा की हम बात कर लेते हैं, इधर से मिटा देता हूं मैं, आपको क्रम ध्यान है इनका, ये काम कंदला रहने देता हूं। अब बात करते हैं भाषा की। देखिए सबसे पहले हम गणपति की भाषा लेते हैं, तो गणपति की भाषा है राजस्थानी। गणपति के बाद में हम कुशल लाभ की बात करते हैं, कुशल लाभ की भाषा है राजस्थानी। आलम की बात करते हैं, आलम की भाषा है अवधी। और बोधा की बात करते हैं, बोधा की भाषा है ब्रज। एक चीज और है इनमें, पहले हम यहां तक की बात करते हैं। देखिए भाषा याद करने के लिए बहुत आसान है कि प्रारंभ की दोनों राजस्थानी है और यहां आलम है, यहां अवधि है, समरूप है ना काव्य, आलम अवधि, ठीक है। तो आलम अवधि, आलम की है और अवधि की है, तो ये काम कंदला आलम अवधि ब्रज की है और ये बोधा की है। वैसे ब आ जाएगा ब्रज और बोधा, तो ये है। तो आलम अवधि और ब्रज बोधा ये दोनों भाषाओं को आप याद रखें अंत में। बाकी प्रारंभ की दोनों भाषाएं राजस्थानी भाषा है, ठीक है। मान सिंह जी लिख रहे हैं सर बोधा वाली 1773 की है, बोधा की 1773 की नहीं है, 1752 की है भाई, ठीक है। अब ये अलग अलग किताबों में अलग अलग सन दे रखा है, लेकिन 1752 ही ज़्यादा मान्य है, 1752 ही हर जगह दे रखा है। अब ये साहित्य है, रचनाकार हैं, ऐसा तो कोई प्रमाणिक तो है नहीं, लेकिन अपने को यदि इसमें अगर ये दे रखा होता कि उन्होंने कोई विद्वान का नाम देकर के हमसे पूछते कि उन्होंने 1752 माना है, तो हम के अनुसार कर देते। लेकिन हमारी भी मजबूरी यह है कि अलग अलग किताब में, आचार्य शुक्ल की बुक में अलग है, नगेंद्र की बुक में अलग है। आप यदि प्रतियोगिता साहित्य या पांडे बेचन, ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वगैरह कई सारी पुस्तकें आती है, तो इनमें यदि आप देखते हैं तो सब में अलग अलग तरीके से तो 1752 ही लगभग अधिकतर जगह मिलता है, तो 1752 ही आप मानते हैं। तो यहाँ पर इनका क्रम यदि आपसे पूछता है तो क्रम ये होता है 1527, 1556, 1584 और 1752। क्रम के बाद में भाषा यदि आपसे पूछता है तो दोनों की प्रारंभ राजस्थानी है, आलम अवधि बोधा ब्रज। इसमें क्या आ जाए, किसका योग हो जाएगा, आपके ए का योग हो जाएगा और ए आ का, और इसमें क्या हो जाएगा, ब का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इनकी तुकबंदी करके इनको याद कर सकते हैं। भाषा के बारे में बात हुई। अब हमारे एक बात और रह गई कि इनके मूल नाम में एक छोटा सा परिवर्तन है। इनके मूल नाम में एक तो आपको मैं बता दूं, काम कंदला में ये कुशल लाभ की जो काम कंदला है ना, इसमें और आपके बोधा वाली काम कंदला में नाम में छोटा सा अंतर आता है। वो अंतर क्या है, अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब अपन इनके अंदर एक चीज और थोड़ी सी अलग भिन्न मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। येलो ले लेता हूं, रेड दिखता नहीं है। ये जो काम कंदला कुशल लाभ की, इसकी बात कर रहा हूं, कुशल लाभ की, इसका नाम है माधवा नल काम कंदला चौपई। गौर फरमाइएगा, इसका पूरा नाम है माधवानंद काम कंदला चौपई। मैंने ये प्रारंभ में इसलिए नहीं बताया कि एक बार आप चारों रचनाएं माधवानंद काम कंदला के नाम से याद कर लीजिए, उसके बाद में चौपई अलग याद करिएगा। माधवानंद काम कंदला कुशल लाभ की है और इसका नाम है माधवानंद काम कंदला चौपई। तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, चौपई जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं मानसिंह करे एग्जाम में क्या माने सर, एग्जाम में भाई बिल्कुल 1752 मानना, आपको 1752 ही चला आ रहा है, 1752 ही मान्य है। मैंने चारों का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया है, चारों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह से उठा करके मैंने आपके सामने यहाँ रखा है,
तो ये जो निष्कर्ष रखा है, ये इसके पीछे कुछ तो बात होगी, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो अनुभव होगा कि जब भी एग्जाम होते हैं हर पेपर को देखा जाता है, हर पेपर में से अनुभव लेकर के अपने सामने जो ऑफलाइन क्लासें चलती है उन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके रिजल्ट जेनिथ में आप देखते हैं कि जेनिथ में हर बार नेट और जीआरएफ होता है। एकमात्र राजस्थान का संस्थान है नेट जीआरएफ के लिए। तो हिंदी विषय का जो भी अध्ययन किया जाता है, यहाँ से बच्चे जो पढ़ चुके वो पीएचडी कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, हरियाणा करनाल, हरियाणा रोहतक यूनिवर्सिटी में, कोटा से एसएसबी में जॉब लग चुके। तो जो बालक बालिकाएं यहाँ पढ़ चुके वो विश्वास के साथ पढ़ते हैं। और चारों का सन मेरे आपके सामने रखने का यही एक तथ्य है कि जो भी मैटर बिखरा हुआ है उसको जमाइए, उसको तुलनात्मक अध्ययन करिए, ताकि तुलनात्मक अध्ययन से हम कभी भ्रमित नहीं होते। भ्रमित होने से परीक्षा में सब पढ़ते हैं, 1, 2, 5 प्रश्न का अंतर होता है, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ भी गलत हो जाता है और घर आकर के हम माथा पकड़ लेते हैं कि मैंने ये ढंग से पढ़ा था लेकिन पता नहीं मैंने ये कर दिया। वो क्यों कर दिया, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि हमने उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, उसके हमने दोनों पहलू नहीं देखे, सिर्फ हमने उसकी रीडिंग लगाई थी। तो यहाँ पर ये मैंने चारों रचनाएं रखी, माधवानंद काम कंदला, चारों के लेखक आपके सामने रखे, लेखक के साथ मैंने चारों के सन आपके सामने रखे। बाई चांस अगर सन इन्हीं का पूछ लिया तो क्रम के अनुसार है ये। इसके साथ में एक अलग विशेष बात है, वो मैंने आपको बताई कि माधवानंद काम कंदला चौपाई आ जाए तो वो कुशल लाभ की है। और एक बात और है, यदि आपके सामने माधवानल काम कंदला चरित आ जाए, क्या आ जाए? चरित आ जाए। अब देखो नाम वही है लेकिन सिर्फ मूल अंतर है चरित का और चौपाई का। इन दोनों पर आप और ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए कि माधवानंद काम कंदला चौपाई आ गई तो किसकी है? कुशल लाभ की है। और माधवानंद काम कंदला चरित आ गई तो किसकी है? बोधा की है। माधवानंद काम कंदला आ गई तो वो आपके गणपति की भी हो सकती है, आलम की भी हो सकती है। फिर हमें यहाँ पर भाषा का चयन करना है कि अगर राजस्थानी भाषा की है तो गणपति की है और अवधी भाषा की है तो किसकी है? आलम की है। फिर हम भाषा के आधार पर अगर उनको भिन्न न कर सके तो हम सन देखते हैं कि यदि 1527 की है तो गणपति की है और 1584 की है तो आलम की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रचनाएं हैं जिसमें माधवानंद काम कंदला से संबंधित तथ्य थे वो आपके क्लियर हो गए। अब बताइए क्या आगे चलें? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, एक बार मैं वापस आपको बताना चाहूंगा, हंसा, चंदा, लखन, सत्य, मृग, माधव। इसके बाद में आपने दूसरा याद किया पद्मावती। इस खाने में केवल पद्मावत था और कुछ नहीं था। फिर आपने याद किया मरुछिताई, मरुछिताई। और फिर आपने इस खाने में के बाद में आपने जो चौथा वर्गीकरण था उसमें आपने याद किया मरुछिताई के बाद में चिर ज्ञान का पुहुप, चिर ज्ञान का पुहुप, चिर ज्ञान का पुहुप। इसके बाद में आपने अंत में याद किया हंस, इंद्रा, माधव, बांसुरी। ये 4 या 5 वर्गों में हमने ये रचना याद करी। तो क्या ये आपको याद हुई? एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि आप अपना कोई सूत्र बना करके याद करें तो वो ठीक है, आपको पहले से याद है तो उसको मॉडिफाई मत करिए, आपको जो याद है वो ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने ये बता दिया उसको भी इसको भी, कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपका खुद का बनाया हुआ सूत्र 100% शुद्ध होता है, 100% ताकतवर होता है, उसी पे विश्वास कीजिए। ऐसी चीज़ें जिसको हमने कभी प्रयास भी नहीं किया, हमने कभी बनाया भी नहीं,
तब आप किसी का कोई सूत्र मिलता तो उसको अपना लीजिए, लेकिन अपने सूत्र को छोड़ करके दूसरे का सूत्र मत अपनाइए। तथ्य याद करने में ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे अनुसार इन रचनाओं का हमने अध्ययन कर लिया, पद्मावत का हमने अध्ययन कर लिया, मरुछिताई का हमने अध्ययन कर लिया, चिर ज्ञान का पुहुप का हमने अध्ययन कर लिया, और हंस इंद्रा माधव बांसुरी का हमने अध्ययन कर लिया। इनमें हमारे सामने जो एक दिक्कत आई वो दिक्कत आई माधवानल कामकंदला की, और माधवानंद कामकंदला की हमने 4 रचनाओं का अध्ययन कर लिया। क्या अब हम आगे चले? अब समय आया है कि हम एक एक रचना के बारे में पढ़ें कि उस रचना के अंदर विशेष क्या है, उस रचना के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। वेरी गुड। ये चीज है। अब यहां पर हमारे, हाँ, इनकी भाषा के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए, हंसावली, चंदायन, लखन सेन, हंसा चंदा दोनों एक जगह हो गई। इसमें कौन सा कलर दिखेगा? सफेद दिख जाएगा। हंसा और चंदा दोनों एक जगह हो गई। लखन, सत्ते दोनों एक जगह हो गई। इनके कवि हैं। पहले मैंने जो पहले वाला सूत्र था उसके कवि मिस हो गए थे। इसमें असाहित है। देखो, हंसावली का असाहित है, चंदायन का मुल्ला दाऊद है, लखन सेन पद्मावती का दामोदर है, और सत्यवती कथा का ईश्वर दास है। ठीक है, ये इधर नायक नायिका है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐप पर तो आपको ये नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ तो ले ही सकते, कम से कम तो फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं आगे, इनकी भाषा की बात अभी करते हैं। देखिए, एक रचना आई है केवल राजस्थानी की, राजस्थानी और राजस्थानी। तो हंसावली और लखन सेन पद्मावती कथा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एक रचना तो आपकी कौन सी है? हंसावली। और एक रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। राजस्थानी रचना की बात कर रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं। 2 रचना हो गई, बाकी अवधि है। तो अवधि को याद नहीं करना आपको, क्योंकि सभी की अवधि है। मृगावती, मृग माधव, ये पद्मावती आ गई। तो यहां पर देखिए अवधि है, सबकी अवधि है। ब्रज की मैंने बताई थी, नंददास की रूप मंजरी ब्रज की है। अब यहां पर राजस्थानी एक आई माधवानंद कामकंदला, और दूसरी आई छिताई वार्ता। तो आपके सूत्र में 2 और ऐड कर लीजिए, माधवानल कामकंदला और एक आपकी नारायण दास की छिताई वार्ता। ठीक है, 4 रचनाएं हो गई आपके पास। आगे चलते हैं। राजस्थानी मिश्रित ब्रज, राजस्थानी मिश्रित ब्रज एक ही बात है। ब्रज की आपको मैंने बताया था, यहाँ तो प्रश्न ही बन रहा था अपना, कि प्रारंभ में ही मैंने प्रश्न बताया था आपको कि एकमात्र रचना जो ब्रज में है सूफी काव्य की, वह कौन सी रचना जो ब्रज भाषा में रची गई? तो वो है कृष्णदास की रूप मंजरी। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तक की बात हमने कर ली। अब देखिए, इसमें क्या आपको कहीं राजस्थानी दिख रही है? नहीं है राजस्थानी। एक फारसी की अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। तो अब हमारे यहाँ पर ये रचनाएं हो गई। अब यहाँ पर ये 4 रचनाएं हैं। इसके अलावा एक ब्रज की ले लीजिए, रूप मंजरी, रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी आ जाएगी? ब्रज की। और एक ले लीजिए अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। फारसी भाषा के शब्दावली ज्यादा उसमें, तो यहां पर लिख लीजिए फारसी, और यहां पर लिख लीजिए राजस्थानी। अब आपके सामने 19 रचनाएं थी। उन 19 रचनाओं की आपको सभी की भाषा याद हो गई। कैसे याद हो गई? कि बाकी सबकी अवधि है। बताइए ब्रज भाषा की रचना कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा रूप मंजरी है सर। बताओ आएगा नहीं आएगा? आएगा, जवाब दीजिए। ब्रज भाषा की रचना पूछे सूफी काव्य में, तो आपका जवाब रूप मंजरी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ले लीजिए। इधर आ जाता हूं मैं।
तो आपका जवाब रूपमंजरी होगा या नहीं होगा। अब आपसे पूछे कि सूफी काव्य में फारसी भाषा की रचना बताइए, तो सूफी काव्य में फारसी भाषा की अनुराग बांसुरी है या नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि सूफी काव्य में राजस्थानी भाषा की कौन सी है, तो राजस्थानी भाषा की देखिए हंसावली है, लखन सेन है, माधवानल कामकंदला है और छिताई वार्ता है। तो हंसा, लखन सेन, माधवानंद कामकंदला, छिताई वार्ता, इन चार रचनाओं के अलावा बाकी सभी की अवधि है। अब मैं आपसे पूछूं तो आप हर 19 रचना की भाषा बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चार रचनाएं ध्यान है, हंसावली है, छिताई वार्ता है, लखन सेन और माधवानल कामकंदला है, इनको कैसे याद रखेंगे। देखो ये दोनों रचनाएं कैसी है, इसमें भी नायक नायिका का नाम आ रहा है, इसमें भी नायक नायिका का पूरा नाम आ रहा है। ऐसी दो ही तो रचना थी, लखन सेन पद्मावती कथा जिसमें नायक और नायिका दोनों का नाम आ रहा है, और ऐसी माधवानल कामकंदला जिसमें माधव और कामकंदला दोनों का नाम आ रहा है। तो बीच वाली दोनों रचनाएं आपको याद हो गई, राजस्थानी की है, जिसमें नायक और नायिका दोनों आ रहे हैं, वो रचना राजस्थानी भाषा की है। अब हंसा और छिताई, ये दोनों तो आप याद रख ही सकते हैं, ऊपर नीचे, कि ऊपर हंसा है, नीचे छिताई है, इनके बीच में नायक नायिका है, और नायक नायिका भी दो है, एक तो माधवानल कामकंदला है, एक हंसावली, और एक अपनी लखन सेन और पद्मावती कथा है। तो यहाँ पर इन दोनों नायक नायिकाओं वाली रचना के साथ में ऊपर आप हंसावली याद रख लीजिएगा, नीचे आप छिताई वार्ता याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके सामने रूपमंजरी है, ये ब्रज भाषा की है, अनुराग बांसुरी फारसी भाषा की है, ये चार हो गई राजस्थानी की, बाकी हो गई अवधी की। तो बताइए क्या 19 रचनाओं की भाषा आपको याद नहीं हुई। मैं आपसे पूछूं, बताइए छिताई वार्ता की, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर राजस्थानी। बताइए माधवानंद कामकंदला, तो भी आपका जवाब आएगा राजस्थानी। मैं आपसे पूछूं लखन सेन सत्यवती कथा, तो भी आपका जवाब आएगा राजस्थानी। हंसावली का जवाब आएगा राजस्थानी। मैं आपसे पूछूं रूपमंजरी, तो आप बताओगे सर ब्रज है। अनुराग बांसुरी फारसी बहुल शब्दावली में लिखी गई है। इनके अलावा इंद्रावती ले लीजिए, मधुमालती ले लीजिए, काम ज्ञानदीप ले लीजिए, और जो भी रचनाएं हैं, रस रत्न ले लीजिए, जो भी रचनाएं है सारी अवधी भाषा की है। तो बताइए अवधी भाषा की होने के बावजूद सभी की आपको भाषा याद हो गई, सभी के लेखक, सभी का सन और उनका नामकरण और उनका क्रम। यदि सन भी याद नहीं है और आपको यदि ये क्रम भी याद है, तो भी क्रमानुसार जो प्रश्न आते हैं उसमें भी आपका काम बन सकता है, क्योंकि कम से कम सूत्र तो आपको याद है ही। ठीक है, अब समय के अनुसार हमें जाना चाहिए। अगली क्लास यहाँ पर लेने वाले आनंद सर अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों लेकर के उनकी लगातार क्लासें चल रही है आईएएस के लिए। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, एक एक रचना, एक एक विषय को विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं आने वाली अगली क्लास में। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।